So in today's class, we are going to start with the excretory product and their elimination. That is chapter number 19, right? So chapter number 19 of your NCERT, right? इस चैप्टर में हम किस चीज के रिलेटेड बात करेंगे? इस चैप्टर में हम कंप्लीटली जो चीज बात करने वाले हैं वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, राइट? पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है एंड ऑल, राइट? बेसिक चीज है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले जो हम चीज करते हैं वो है एक बार हम ये देख लेते हैं कि स्पेसिफिकली क्या क्या कंटेंट है जो आप पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, राइट? सो चैप्टर नंबर 19 जो है उसमें अगर मैं बात करूं एट अ ग्लांस, अगर मैं आपको चैप्टर में लेके चलूं, सो हम क्या पढ़ने वाले हैं, राइट? तो जो फर्स्ट पॉइंट है जिसमें हम जाएंगे वो होगा हमारा एक्सक्रीटरी वेस्ट, राइट? जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी दी एक्सक्रीटरी वेस्ट, यानी कि मेटाबॉलिज्म होने के बाद कितनी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट में आती है, वो सारी चीजें जो किडनी जो है आगे जाके फिल्टर करने वाली है, उस चीजों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसमें दो अलग अलग वे आएंगे। एक आएगा नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट, दूसरा आएगा नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है? दो चीज आ जाएगी, नाइट्रोजनस एज वेल एज नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट, दो चीज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? उसके बाद जब इसको हम कवर कर लेंगे, कवर अप कर लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, दैट इज इन दी नॉन कोडेड। जो नॉन कोडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम और स्ट्रक्चर क्या प्रेजेंट है, कैसा प्रेजेंट है, उसके बारे में हम उसमें देखने वाले हैं, राइट? एंड देन विल मूव टुवर्ड दी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इन वर्टिब्रेट्स, राइट? यानी यहाँ पर आपको दो चीज पढ़नी है, एक पढ़नी है नॉन कोडेड का स्ट्रक्चर पढ़ना है, दूसरा बच्चों आप पढ़ेंगे वर्टिब्रेट्स के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो स्ट्रक्चर बनता है वो पढ़ेंगे, ठीक है? जब ये इतना आप वर्टिब्रेट में पढ़ लेंगे और नॉन कोडेड में पढ़ लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे स्पेसिफिकली जंप करके ह्यूमन में जाएंगे, राइट? तो जब हम ह्यूमन के अंदर जाएंगे तो वहां पर हम पढ़ेंगे किडनी, और किडनी के अंदर जो छोटे छोटे बेसिक उसके बिल्डिंग ब्लॉक है नेफ्रॉन्स, राइट? जिसको हम यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है? जब किडनी के बारे में हम आपको और पार्ट्स ऑफ किडनी के बारे में बता दूंगा, वो स्टडी कर लेंगे, तो उसके बाद हम बात करेंगे यूरिन फॉर्मेशन की, यूरिन किस तरीके से फॉर्म होता है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है? यूरिन किस तरीके से बनेगा वो हम बात करेंगे। जब यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा, राइट, भाई हमने पढ़ लिया यूरिन फॉर्मेशन क्या है, कैसे होता है एंड ऑल, राइट? तो उसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं दैट विल बी दी डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, राइट? कि जो ये सिस्टम है पूरी ह्यूमन के अंदर, राइट, उसमें किस टाइप के कौन से कैसे कैसे डिसऑर्डर्स होते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर हो गया? ये हमारा एक स्पेसिफिक आउटर लाइन है। पहले हम नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में बात करेंगे, फिर नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में बात करेंगे, आफ्टर दैट हम नॉन कोडेड और वर्टिब्रेट के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, राइट? तो इतना स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट हम आज की क्लास में कवर अप करेंगे। ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, हम कोशिश करेंगे ये स्ट्रक्चर हो जाए और फिर हम स्पेसिफिकली जाएंगे ह्यूमन के अंदर और उसका पूरा किडनी नेफ्रॉन्स एंड ऑल स्ट्रक्चर को पूरा का पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है? क्लियर हो गया इसमें चीज? तो जैसे कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एक्सक्रीटरी सिस्टम की, अगर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले एक वर्ड आता है एक्सक्रिएशन, राइट? एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शन होता है रिमूव करना वेस्ट को, राइट? जो मेटाबॉलिक वेस्ट है मेनली हमारी बॉडी में जो होता है उसको रिमूव करना, यानी कि एक्सक्रिएशन प्रोसेस हो गई। तो सिंपल मैं ये कह सकता हूँ excretion is the removal of metabolic waste. What is that? Excretion is the removal of the metabolic waste, right? That is from the body. मेजर वर्क जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम का बच्चों वो होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट। यहाँ जो वेस्ट है वो रहेगा मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है? जिस वेस्ट की हम बात कर रहे हैं दैट विल बी दी मेटाबॉलिक, राइट? अब फीसिस मैटर जो होती है अनडाइजेस्टेड वेस्ट, थोड़ा सा सोलिड होता है, थोड़ा सेमी सोलिड टाइप का जो होता है, और जो कंप्लीटली मेटाबॉलिक एक्टिविटी से ना डाइजेस्ट हो गया हो, राइट, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज दी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, हम उसको यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे, राइट? तो फीसल मैटर जो आ रहा है और जो यूरिन फॉर्मेशन से यानी कि जो लिक्विड वेस्ट आउट हो रहा है, हम यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर सिर्फ लिक्विड रिमूवल जो मेथड है जिसमें यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे और यूरिन जो रिमूवल है उसके बारे में स्टडी करेंगे, उसकी पूरे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ कि एक होता है नॉन नाइट्रोजिनस और दूसरा होता है नाइट्रोजिनस वेस्ट, राइट? तो ये क्या है, राइट? सबसे पहले लिखा है कि भाई नॉन नाइट्रोजिनस वेस्ट। थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया कि भाई वर्ड के आगे लिखा है नन, दैट मीन्स ऐसा प्रोडक्ट जो इसके अगेंस्ट जा रहा है, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है उसके अगेंस्ट जा रहा है, राइट?
मतलब नाइट्रोजन कंपाउंड प्रेजेंट नहीं होंगे। नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट की अगर मैं बात करूं तो बच्चों यहाँ पर नाइट्रोजनस कंपाउंड प्रेजेंट नहीं होंगे। और यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तो बेस्ट एग्जांपल मैं दे सकता हूँ CO2। CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, आई कैन से मॉलिक्यूल, राइट, जिसको हमें रिमूव करना पड़ता है, राइट, जो लंग्स में आ जाता है, राइट। तो यहाँ पर इट इज स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड जो उसको रिमूव करने का काम बच्चों लंग्स करता है। एक टाइप की मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है हमारी बॉडी में बनने वाली, लेकिन ये वेस्ट प्रोडक्ट है, तो इसको कौन बॉडी से बाहर निकाल रहा है? लंग्स निकाल रही है। कौन? लंग्स। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि लंग्स जो है एसेसरी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हो गया, जो हेल्प कर रहा है, राइट, बॉडी की वेस्ट को निकालने में हेल्प कर रहा है। हम बच्चों यहाँ पर सॉलिड वेस्ट की बात नहीं करेंगे, राइट। तो यहाँ पर मैं दो वेस्ट की बात करूंगा, एक लिक्विड, दूसरा गैसियस फॉर्म में। तो यहाँ पर मैंने ले लिया CO2, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सेस वाटर जो हमारी बॉडी में बन जाता है, एक्सेस सोल्ट जो आ जाता है, उसको भी रिमूव कर रहा है। तो ये जो एक्सेस वाटर या एक्सेस सोल्ट जो है उसको किडनी रिमूव करती है। तो हमारी बॉडी के एक्सक्रेटरी सिस्टम की बात करें तो किडनी हमारा प्राइमरी एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है, और आई कैन से इट्स अ प्राइमरी एक्सक्रिएटरी स्ट्रक्चर। किसकी बात हो रही है? किडनी की, राइट। वो प्राइमरी हो गया, लंग्स सेकेंडरी में आएंगे यानी कि एसेसरी में आएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगर मैं बात करूं CO2, तो ये नॉन नाइट्रोजनस हुआ ना वेस्ट, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है बच्चों, उसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन वाले। तो नाइट्रोजन वाला क्या है? सी दिस इज द नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट, जिसमें मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताया, राइट। लंग्स की बात की एसेसरी में, किडनी की बात की एज अ प्राइमरी वन जो रिमूव करती है सोल्ट और वाटर। लेकिन ये सोल्ट वाटर कौन से रहेंगे बच्चों? एक्सक्रेटरी, स्पेसिफिकली एक्सेस अमाउंट में, जो हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट का मतलब होता है कि रिक्वायरमेंट से ज्यादा कलेक्ट हो जाना, उसको रिमूव करने का काम करती है किडनी, वाटर एंड सोल्ट। अब हम यहाँ पर बात करेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट की, नंबर 2 पे। तो सिंपल इतना तो हमने समझ लिया कि भाई जो नाइट्रोजनस वेस्ट होगा डेफिनेटली उसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा कोई भी वेस्ट मटेरियल जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा बच्चों? नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। तो सच वेस्ट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की अगर मेटाबॉलिज्म की हम बात करें तो उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं, जिसमें से एग्जांपल दिया है अमोनिया। एक यहाँ एग्जांपल अमोनिया का है, दूसरा यूरिया का है, ठीक है। दोनों के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड ये एग्जांपल और देखेंगे हम, दैट इज यूरिक एसिड, राइट। तीसरा एग्जांपल जो हम देखेंगे वो होगा यूरिक। ऐसे बहुत सारे हैं, लाइन बाय लाइन एक एक दो दो हम ले लेंगे यहाँ पर, लेकिन अभी हम जो है डीप में दो तीन पढ़ेंगे यहाँ पर ताकि आपको याद रहे। तो जो अमोनिया है दैट इज NH3। So I can say that the animals in which ammonia is the major excretory product, they are known as ammonotelic। भाई ऐसे ऑर्गेनिजम्स बच्चों जो अमोनिया जो है एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कंसीडर करते हैं, तो उसको हम कहते हैं अमोनोटेलिक, राइट। अमोनिया इज अबाउट 1 लाख टाइम्स मोर टॉक्सिक देन यूरिया, जो हम पढ़ने वाले हैं, राइट। कंपैरिजन दिए, यूरिया के मुकाबले अमोनिया 1 लाख से भी ज्यादा क्या है? टॉक्सिक मैटर है। सो रिमूवल ऑफ अमोनिया इज नेसेसरी, राइट, रिक्वायर्ड। अब अगर मैं इसको बॉडी से रिमूव करना चाहता हूं तो ये बहुत ज्यादा वाटर मांगेगा। सो रिमूवल ऑफ अमोनिया रिक्वायर्स प्लेंटी ऑफ वाटर एंड इट इज देयरफॉर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन द एक्वाटिक एनिमल्स। तो ये जो अमोनिया है वो स्पेसिफिकली वेस्ट प्रोडक्ट कहां पर बनता है, किस ऑर्गेनिज्म बनता है बच्चों? एक्वाटिक एनिमल्स में बनता है। उसके एग्जांपल्स यहाँ पर कुछ मेंशन किए हैं, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, कोइलेंट्रेट्स, एक्वाटिक मोलस, एक्वाटिक क्रुस्टेशियंस, एक्वाटिक इंसेक्ट, प्लेथियलमेंथिस, प्रोटोकोडेट, टेलोसिस, बोनी फिशिस है, एक्वाटिक एम्फीबियंस, बहुत सारे। सो दे आर मेनी, आप कितने सारे कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इस वेस्ट को रिमूव करने के लिए क्या चाहिए? बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए, जो एक्वाटिक एनिमल के पास इजिली अवेलेबल होगा, राइट। नेक्स्ट, इन फिशेस मोस्ट ऑफ द अमोनिया इज लॉस्ट एज अमोनियम आयन। फिश की बात करें तो उसमें NH4 प्लस के फॉर्म में यानी कि अमोनियम आयन की फॉर्म में काफी सारा अमोनिया उसकी गिल्स से बाहर निकल जाएगा, राइट। दैट इज आई कैन से रिलीज लॉस्ट हो जाएगा, राइट। एंड द किडनी इन सच एनिमल्स प्ले अ माइनर रोल इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। तो ऐसे एनिमल्स जिसके पास गिल्स भी प्रेजेंट है तो उसमें जो किडनी है वो माइनर रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ मेजर रोल किसने प्ले कर दिया? गिल्स ने कर दिया।
मेजर रोल किसने प्ले किया बच्चों? गिल्स ने। समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान सा टॉपिक है, कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है, सिंपली आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है, इतना कुछ हार्ड नहीं है, राइट। ये हो गया आपका फर्स्ट, दैट इज अमोनिया, NH3 वेस्ट वाला हो गया, राइट। एंड नेक्स्ट की बात करते हैं हम, दैट इज यूरिया। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो दैट विल बी यूरिया। तो जैसे यहाँ हमने बात की जो अमोनिया है, NH3 वाले पोर्शन, राइट, NH3 पोर्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको हमने क्या बोला कि जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया को रिलीज करे उसको कह रहे हैं अमोनोटेलिक। क्या कहते हैं? अमोनोटेलिक। सेकंड की अगर हम बात करें दैट विल बी यूरिया। अगर यूरिया का रिलीज हो रहा है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं यूरियोटेलिक। क्या कहते हैं हम? यूरियोटेलिक्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म को मैं क्या कहूंगा? यूरिकोटेलिक। सो द एनिमल्स इन विच यूरिया इज द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, यूरिया जो है दैट विल बी द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, तो उसको कहते हैं यूरिकोटेलिक। एंड यूरिया इज लेस टॉक्सिक देन रिक्वायर्स लेस वाटर फॉर द एलिमिनेशन। इसकी टॉक्सिसिटी की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही कम टॉक्सिक है, और बहुत कम टॉक्सिक होने की वजह से इसमें जो रिमूवल है उसके लिए उसको वाटर जरूरत है, लेकिन कितनी? बहुत कम। यहाँ पर वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है? कम है, सिंपल, इट्स एज सिंपल एज यू कैन से। तो जैसे आपने समझा, अमोनिया जो है, अमोनिया को क्या चाहिए भाई? ज्यादा वाटर चाहिए, राइट। और यूरिया जो है उसको कम वाटर चाहिए, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस एनिमल्स देयरफॉर हैव एरिया, यू कैन से यूरिया एज द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अब देखो, जितने भी ऑर्गेनिज्म एम्फीबियंस है, राइट, उसमें यूरिया जो है एक स्पेसिफिक क्या है? मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। रीजन क्या है इसके पीछे ऐसा होने का? सिंपल एक ही रीजन है, क्योंकि यहाँ पर वाटर जो है कम चाहिए। क्या चाहिए? वाटर कम चाहिए। एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिया है, कार्टिलेजियस फिश, राइट, एग्जाम्पल दिया है कार्टिलेजियस फिशेस जो मराइन स्पेसिफिक, एम्फीबियंस दिए हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स दिया है, एम्फीबियंस जैसे कि टर्टल्स हो गया, एंड ऑल अदर मैमल्स लाइक एक्वाटिक ले लीजिए, एम्फीबियंस ले लीजिए, या टेरेस्ट्रियल ले लीजिए, मैमल्स, राइट। Apart from that, लिखा कि the sharks also produces urea, but retain a major part of it as an osmolyte. Osmotic balance को regulate करने के लिए major यूरिया का पोर्शन शार्क अपनी बॉडी में रख लेती है, राइट, फॉर द मेंटेनिंग ऑस्मोलरिटी ऑफ देयर बॉडी फ्लूइड। अपने बॉडी के ऑस्मोलरिटी फ्लूइड जो है, बॉडी फ्लूइड जो उसमें ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करती है? यूरिया को अपने अंदर मेजरली रख लेती है एज ऑस्मोलाइट, राइट। तो ये प्रोसेस क्या करेगा? सिंपल प्रोसेस करेगा। सर जो ऑर्गेनिज्म है, शार्क है, उसमें ऑस्मोलरिटी जो है उसको मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। यस बेटा। सर ओस्मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? तो ओके, समझाता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। एक वर्ड आपको अभी अननोन है, राइट, दैट इज ओस्मोलारिटी। बाकी क्लियर है सबको? बहुत ही आसान है, कुछ भी इतना हार्ड नहीं है। ये एक छोटा सा, इतना बड़ा भी चैप्टर नहीं है, राइट। अब जैसे अभी उदित ने पूछा ओस्मोलारिटी, तो सिंपली ओस्मोलारिटी को अगर हम डिफाइन करें तो इसमें ओस्मोटिक कोएफिशिएंट आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएगा, इंडेक्स नंबर आता है, मोलर कंसंट्रेशन आता है सोल्यूट का। इन सभी चीजों को मिला के एक फॉर्मूला बनता है ओस्मोलारिटी का। सिंपल वे में अगर मैं कह रहा हूं, अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ओस्मोलारिटी और ओस्मोलालिटी, एल और आर का फर्क है दोनों, ठीक है। तो ओस्मोलारिटी जो है दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन एक्सप्रेस्ड एज द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर लीटर। बहुत आसान डेफिनेशन है ओस्मोलारिटी की, द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन एक्सप्रेस्ड इज द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज पर लीटर। एक लीटर के अंदर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर होगी चीज? सर वो ओस्मोलाइट सर एक ओस्मोलैरिटी का ही एक पार्ट है ना? देखो, मैं आपको चैट बॉक्स में दे रहा हूं, दोनों डेफिनेशन सेपरेट है, ठीक है। ये फर्स्ट ओके। डेफिनेशन है, इसको नोट करिएगा। ये जो है ओस्मोलारिटी की है। जो पहली डेफिनेशन जो आपने मैंने आपको दी है दैट इज ओस्मोलारिटी, जो आपको यहाँ पर वर्ड आया, ओस्मोटिक बैलेंस जो है उसको मेंटेन करने का काम करना है, ठीक है। अब उसके अलावा एक आता है ओस्मोलालिटी, एल हो जाएगा, जो लास्ट आर है वहां पर एल हो जाएगा। सो ओस्मोलालिटी दैट इज द मेजर ऑफ हाउ मच वन सब्सटेंस हैज डिसॉल्व्ड इन अनदर सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, मेरे पास क्या बच्चों, एक ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें मैंने एक चम्मच शुगर डाल दी,
1 चम्मच क्या डाल दी बच्चों मैंने, शुगर डाल दी, राइट। अब मैं उसको ये चेक करूंगा कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में डिसॉल्व हुआ है कि नहीं। अगर हुआ है तो कितना हुआ है, राइट, ये मैं चेक करूंगा, तो उसको कहेंगे ओस्मोलारिटी। सेकंड डेफिनेशन भी मैंने आपको दी। तो यहां पर क्या है, सिंपल मेजरमेंट है, ठीक है। ओस्मोलारिटी में मेजरमेंट, और ओस्मोलारिटी जो है दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन एक्सप्रेस एज द टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर लीटर। 1 लीटर में, एक सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल है, दैट इज दी, उसका कंसंट्रेशन में मेजर करूंगा तो वो हो जाएगा ओस्मोलारिटी। क्लियर, मतलब कि सोल्यूट का पार्टिकल जो है यहां पर कंसिडर किया जाता है। अब देखिए यहां पर ऑर्निथाइन साइकिल दी है, या फिर इसको कहते हैं क्रेब्स हेंसलेट साइकिल। सिंपल साइकिल है। आर्जिनिन जो है उसको कन्वर्ट कर दिया गया है ऑर्निथिन में। आर्जिनिन इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्निथिन। अब इस प्रोसेस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर यूरिया रिलीज हुआ है। इस प्रोसेस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यूरिया रिलीज हुआ है। अब जब आर्जिनिन ऑर्निथिन में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पर जो एंजाइम आ रहा है वो है आर्जिनेज, और उसके साथ साथ वाटर चाहिए, इसको क्या चाहिए, वाटर। तो यहाँ पर वाटर ऐड हुआ है, तो आर्जिनिन प्लस H2O एंड इट विल गिव ऑर्निथिन एंड यूरिया। तो यूरिया रिलीज हो गया, वाटर इंक्लूड हुआ। अब जो ऑर्निथिन था, राइट, उसमें हमने ऐड कर दिया NH3 और साथ साथ CO2। सो NH3 प्लस CO2 एज कार्बोमोलाइल फॉस्फेट। तो अगर इसको हम ऐड करते हैं ऑर्निथाइन में तो ये बन रहा है सिट्रुलाइन। क्या बन रहा है, सिट्रुलाइन। सिट्रुलाइन के अंदर एस्पार्टेट अगर हम ऐड करते हैं तो वो बन जाएगा आर्जिनोसक्सीनेट। क्या बनेगा, आर्जिनोसक्सीनेट। यहां पर वाटर रिलीज हो रहा है, so it's a release or you can say removal of water, right। अब जो आर्जिनोसक्सीनेट बना, राइट, ये जा सकता है हमारे क्रेब साइकिल के अंदर। ये छोटा सा पोर्शन है क्रेब साइकिल का, तो यहाँ पर हो रही है हमारी इस साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे हो रही है हमारी क्रेब साइकिल, राइट। तो जो क्रेब साइकिल हो रही है उसमें जो अस्पार्टेट बना था वो अस्पार्टेट कन्वर्ट हो रहा है फ्यूमारेट में, राइट। कहाँ हो रहा है, अस्पार्टेट कन्वर्ट हो रहा है फ्यूमारेट में। एट दैट टाइम सिट्रुलिन बाईपास हो रहा है यहाँ से, तो सिट्रुलिन बाईपास हो रहा है आर्जिनोसक्सीनेट की हेल्प लेकर, और यहाँ पर NH3 ऐड हो रहा है और वो बन जाएगा वापस आर्जिनिन। क्या बन जाएगा, आर्जिनिन। तो ऑर्निथिन साइकिल के बिल्कुल साथ में लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखिए तो क्रेब्स साइकिल का पोर्शन चला, और ऐसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एज ओ बाई प्रोडक्ट और वेस्ट मटेरियल हमें यूरिया मिला। उस ऑर्गेनिज्म में वेस्ट मटेरियल क्या निकला, यूरिया। क्लियर चीज है, यहाँ पर क्या निकल रहा है, यूरिया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या लिखा, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा कि भाई यूरिया जो है दैट इज प्रोड्यूस इन लीवर। यूरिया प्रोड्यूस कहाँ हो रहा है, लीवर में, थ्रू क्रेब्स हेंसलेट साइकिल व्हिच इज आल्सो नोन एज ऑर्निथिन साइकिल। इसमें 3 इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स है, एक है अर्जिनिन, सेकंड ऑर्निथिन, थर्ड सिट्रुलाइन। सो 3 इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड व्हिच इज पार्टिसिपेटिंग इन द यूरिया साइकिल, और यू कैन से यूरिया सिंथेसिस। तो यहाँ पर आपको यूरिया सिंथेसिस हुआ, यूरिया बॉडी से रिलीज हुआ, सिंथेसाइज हुआ। कौन सी साइकिल है ये आपको याद रखनी है, ऑर्निथिन साइकिल। तो यहाँ नीट में ऐसा पूछ सकते हैं कि यूरिया इज सिंथेसाइज्ड बाय विच साइकिल। आपके ऑप्शन में ऑर्निथिन साइकिल भी हो सकता है या फिर क्रेब्स हैंसलेट साइकिल भी हो सकता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, राइट। अब यहाँ पर एक एंजाइम आया था आर्जिनिन्स, एक एंजाइम आया है आर्जिनिन्स, राइट। इस एंजाइम की बात करो हम, सो इट इज प्रेजेंट इन लीवर। ये प्रेजेंट कहाँ पर है, लीवर में है। आप ध्यान से देखिए साइकिल कहाँ हो रही है, भाई ये साइकिल भी तो लीवर में ही तो हो रही है, क्योंकि ये एंजाइम लीवर में प्रेजेंट है। एंड दिस इज एसेंशियल फॉर द यूरिया सिंथेसिस। यूरिया सिंथेसिस करने के लिए ये एंजाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक रोल प्ले कर रहा है हिपेटिक वेन। हिपेटिक वेन जो होती है इट विल गोइंग एंड कनेक्ट द ब्लड फ्रॉम द लीवर, जिसके पास मैक्सिमम यूरिया होगा। ये यूरिया साइकिल बच्चों हुई कहां पर, लीवर में हुई ना। तो यहाँ पर हिपेटिक वेन जो है वो जाएगी कहां पर, लीवर में। लीवर में जाके वहां से ब्लड को कलेक्ट करेगी जिसके पास मैक्सिमम यूरिया है, राइट। एंड द रेनल वेन दूसरी एक ऐसी वेन है जो आएगी किडनी में, जो मिनिमम यूरिया लेके आती है। The renal vein that arises from the kidney has minimum urea। यानी कि ये बात हो गई, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ बनाता हूँ, ये है किडनी, ठीक है, हमने लिख दिया कि आई का मतलब है किडनी, ठीक है। बीन शेप की होती है, चलो इसको बीन शेप थोड़ा सा दे देते हैं, ये होगी किडनी। ध्यान से समझिए बच्चों, ये मैंने क्या बना दी है,
किडनी। ठीक है, अब देखिए किडनी जो है फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है, तो यहाँ पर आई एक हिपेटिक वेन, तो ये आई हिपेटिक वेन, एच वी हमने कर दिया यहाँ पर, एच वी मतलब हिपेटिक वेन, राइट। क्या लेके आई, लीवर से लेके आई है मैक्सिमम यूरिया। ये कहां से आ रही है भाई, तो एल, एल मतलब लीवर से आ रही है, और इसमें क्या प्रेजेंट है, तो भाई यूरिया, यू आर कर देते हैं। चलो ये हो गया, यूरिया प्रेजेंट है, किडनी में आ गई। किडनी में आने के बाद वहां फिल्ट्रेशन हुआ, किडनी से बाहर क्या निकलेगा, किडनी से बाहर आ रही है रीनल वेन, आरवी, क्या रहा, रीनल वेन। अब इसके पास जो यूरिया है वो बहुत ही मिनिमम है, इसके पास यूरिया बहुत ही मिनिमम अमाउंट में है, जबकि यहाँ यूरिया बहुत ज्यादा है। इतना आसान है समझना, कुछ ज्यादा सर डिफिकल्टी नहीं है। हाँ सर हम लीवर को एक्सक्रेटरी और डाइजेशन ट्रैक दोनों में कंसीडर कर सकते, दोनों ये के ऑर्गन में। दोनों दोनों, वो डाइजेशन में भी हेल्प करेगा, और एक्सक्रिएशन में क्या हेल्प करता है पता है, ये एक्सक्रिएशन में सिर्फ हिपेटिक वेन को क्या दे देता है, यूरिया वाला ब्लड दे देता है। हिपेटिक वेन वहां से यूरिया वाला, मैक्सिमम यूरिया वाला जो सिंपल मैं क्या कहूंगा ब्लड है उसको कलेक्ट करेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि लीवर एक ऐसी ऐसा लोकेशन है जहां पर यूरिया साइकिल हो रही है, ऑर्निथिन साइकिल। अगर ऑर्निथिन साइकिल वहां नहीं होती तो यूरिया जो है वहां नहीं बनता लीवर में, तो हिपेटिक वेन वहां जाती ही नहीं। समझ आ रहा है, बात बहुत यस सर। आसान है राइट जी। बट बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करेगा, वो तो किडनी ही कर रही है। ठीक है, यस अब सर। बात करते हैं थर्ड, यूरिक एसिड की। द एनिमल्स इन विच यूरिक एसिड इज द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज यूरिकोटेलिक। तो तीन वर्ड आ गया बच्चों यहाँ पर, जिस ऑर्गेनिज्म में अमोनिया मेजर है, वेस्ट मटेरियल, उसको कहते हैं अमोनोटेलिक। जिस ऑर्गेनिज्म में यूरिया मेजर पाया जाता है वेस्ट प्रोडक्ट के तरीके से, तो उसको कहते हैं यूरिकोटेलिक, क्या कहेंगे, सॉरी, यूरियोटेलिक। हाँ, और जिसके पास यूरिक एसिड है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट मेजरली, उसको हम कहते हैं यूरिकोटेलिक। Now, uric acid is the least soluble in the water and can be stored as a solid waste. See, यूरिक एसिड जो है इतना ज्यादा वाटर में सोल्यूबल नहीं है, तो इसको हम सॉलिड वेस्ट में क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, राइट। इट कैन बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी विदाउट द लॉस ऑफ द वाटर। इसको बॉडी से रिमूव किया जा सकता है, और अगर इसको बॉडी से, क्योंकि ये सॉलिड वेस्ट में आ गया, फीसिस मैटर में जाएगा, तो यहाँ पर वाटर की ज्यादा लॉस नहीं होगी, so it can be removed from the body without the loss of the water. Examples लिखे हैं यहाँ पर, insect, land snails, lizards, birds, etc., etc., and such animals have adaptation for the water conservation. ऐसे एनिमल्स के पास एडेप्टेशन होता है वाटर कंजर्वेशन का। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें क्रोकोडाइल की, सो क्रोकोडाइल बिसाइड्स यूरिक एसिड आल्सो एक्सक्रिएट अमोनिया। तो ये एक्सेप्शन हो गया, ये क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन हमेशा इतना याद रखना है, एक्सेप्शन जो है वो नीट में पूछा जाता है, एक्सेप्शन की पूछे जाने के चांसेस हाई हो जाते हैं, कि भाई क्रोकोडाइल जो है वो यूरिक एसिड तो दे ही रहा है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, लेकिन यूरिक एसिड के साथ साथ वो अमोनिया भी दे रहा है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, अमोनिया भी बना रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेजर, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, तीनों के तीनों हमने कर लिए। नंबर फोर्थ पे जाते हैं, अलेंटोइन। हम जो कर रहे हैं वो है नाइट्रोजनस वेस्ट। एलेंटोइन की बात करते हैं, सो दिस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज प्रेजेंट इन नॉन प्रीमेट्स एंड इज एब्सेंट इन ह्यूमन। ह्यूमन में ये प्रेजेंट नहीं है, नॉन प्रीमेट में है। इट इज फॉर्म फ्रॉम द यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो है उसमें से बनता है, सिंपल है, राइट। नंबर 5, हाइप्यूरिक एसिड। नंबर 5 पे आ रहा है हाइप्यूरिक एसिड विच इज फॉर्म फ्रॉम द बेंजोइक एसिड। ये किस में से बन रहा है, बेंजोइक एसिड में से बन रहा है, एंड इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द ऑल मैमल्स, एंड दैट इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द ऑल मैमल्स। जितने भी मैमल्स है उन सभी का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो वो कौन है, सिंपल, नंबर 5 पे आने वाला है हिपोरिक एसिड। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट अगर जाए हम, तो नेक्स्ट है ऑर्निथ्यूरिक एसिड। जो नेक्स्ट चीज आ रही है वो आ रही है ऑर्निथ्यूरिक एसिड। तो ऑर्निथ्यूरिक एसिड्स की बात करते हैं,
इट इज ऑल्सो फॉर्म फ्रॉम द बेंजोइक एसिड। लो भाई, कहानी खत्म होगी, ये बोले ये भी बेंजोइक एसिड से बन रहा है, राइट। लेकिन यहाँ डिफरेंस होगा, हाइप्यूरिक एसिड और ऑर्निथोरिक एसिड जो है दोनों की दोनों बेंजोइक एसिड से बन रहा है, लेकिन हाइप्यूरिक एसिड जो है वो हर एक मेमल का वेस्ट मटेरियल है, प्रोडक्ट है, लेकिन ऑर्निथोरिक जो एसिड है वो सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स का है। It is the excretory product of birds. Next, TMO. Next आ रहा TMO, trimethyl amine oxide. TMO. It is the excretory product in marine bony fishes. फिश भी दो टाइप की आती है बच्चों, एक बोन बोन वाली आती है, सेकेंड कार्टिलेजेस आती है, कार्टिलेज वाली। तो जो बोनी फिश होती है, मराइन मतलब समंदर के अंदर रहने वाली, उसमें वेस्ट प्रोडक्ट टीएमओ, ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड होता है, ठीक है। नंबर 8 की बात करते हैं, गुआनाइन। अच्छा भाई, गुआनाइन तो हमने डीएनए में पढ़ा था, याद करो। डीएनए जब पढ़ा है तो डीएनए वाले पार्ट्स में आया था, राइट। गुआनाइन जो ATGC, इसमें जो जी है दैट इज गुआनाइन। तो गुआनाइन जो है सर वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जीटीपी। स्पाइडर्स का है। जीटीपी नहीं, दैट इज गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जीटीपी नहीं बेटा, गुआनाइन ये न्यूक्लियोटाइड की बात हो रही है, ATGC जो डीएनए के अंदर आ रहे थे ना, यस सर। ATGC में उसकी बात करोगे, यहाँ जी, राइट। गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट दैट इज द जीटीपी, एनर्जी का पोर्शन है, ये जो है एनर्जी का पोर्शन हो गया जीटीपी, ठीक है। ये वाला डिस्कशन नहीं है। तो ये किसका है, गुआनाइन स्पाइडर्स का है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो प्रीमेट्स होते हैं उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं लेम्यूर्स, लोरीज, टार्सरेस, मंकीज ले लीजिए, एपिसिस ले लीजिए, इवन हम ह्यूमंस को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 9th पे जाते हैं तो आया क्रिएटिनिन। 9th पे क्या आया, क्रिएटिनिन। इट इज फॉर्म इन लीवर फ्रॉम क्रिएटिन फॉस्फेट। किसमें से बन रहा है बच्चों, क्रिएटिन फॉस्फेट से बन रहा है, और कहाँ बन रहा है, तो भाई लीवर में बन रहा है, एज सिंपल एज इट इज। फॉर्मेशन फ्रॉम क्रिएटिन फॉस्फेट, लोकेशन लीवर। क्रिएटिन फॉस्फेट क्या है, दैट इज एन एनर्जी रिच कंपाउंड इन द स्केलेटल मसल। मसल्स के बारे में आपने मसल टिश्यू के बारे में पढ़ लिया चैप्टर नंबर 7 में, राइट। तो स्केलेटल मसल्स जो है उसमें एक एनर्जी रिच कंपाउंड जो प्रेजेंट होता है दैट इज द क्रिएटिन फॉस्फेट, राइट। अगर हम इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करें, अमाउंट की बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन में उसके यूरिन में ये 1.5 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ यूरिन पाया जाता है। 100 ml यूरिन हो तो उसमें 1.5 मिलीग्राम होता है, क्या, क्रिएटिनिन। नाउ ड्यूरिंग मसल इंजरी इट्स अमाउंट इंक्रीजेस इन द यूरिन। मसल इंजरी, मसल ब्रेकडाउन हुआ तो मसल के अंदर जो क्रिएटिन है वो जाएगा ब्लड में, ब्लड में जाएगा, ब्लड फिल्टर होगा किडनी से, तो डेफिनेटली क्रिएटिन फॉस्फेट जो ब्लड में गया है किडनी उसको वेस्ट में निकाल लेगी, यूरिन में ऐड करके यूरिन से बाहर निकालेगी। तो एट द टाइम मसल इंजरी में ये ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। 10th एंड द लास्ट वन इज बाइल पिगमेंट्स, जो येलो कलर के होते हैं, राइट। बाइल पिगमेंट जनरली येलो कलर के होते हैं, एंड दिस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन द लीवर, लीवर में बनता है, एंड दैट इज ड्यू टू द हीम ऑफ द हीमोग्लोबिन। कौन सा ग्रुप है, हीम ग्रुप की वजह से, यानी कि यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन हो रहा है। तो मेजर बाइल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें पिगमेंट की, वो होता है बिलीरुबिन। मेजर bile pigment is bilirubin. Bile pigments are released into intestine through the bile juice. तो bile pigment जो है intestine से, intestine के अंदर रिलीज होते हैं, लीवर उसको intestine में भेज रहा है, किसकी हेल्प लेकर, bile juice की हेल्प लेकर, ठीक है। एंड bilirubin जो है that is toxic and its concentration increases during jaundice. जॉन्डिस अगर किसी को हुआ तो इस टाइम पे बिलीरुबिन का जो अमाउंट है, कंसंट्रेशन है बच्चों वो बढ़ेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन का हीम ग्रुप ब्रेकडाउन हो रहा है, इसका कलर येलो है। तो जिसको जॉन्डिस हुआ है ना उसकी बॉडी में आपको आईज एंड स्लाइट येलो कलर दिखेगा, प्लस यूरिन जो है वो भी उसको येलो आएगा। क्लियर हो गया, तो ये क्या है, नाइट्रोजिनस वेस्ट। तो यहां हमने कंप्लीट कर दिए फर्स्ट पोर्शन जो था एक्सक्रीटरी वेस्ट, जिसमें नॉन नाइट्रोजिनस एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट था, इन दोनों को हमने यहाँ पर बच्चों कंप्लीट किया। हम आगे बढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर की ओर।
तो जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो होगा नॉन कोऑर्डिनेट्स का स्ट्रक्चर, एक्सक्रीटोरी स्ट्रक्चर्स इन नॉन कोऑर्डिनेट्स। ओके, नॉन कोऑर्डिनेट्स आए मतलब यहाँ पर एग्जांपल की बात करें, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, कोइलिनेट्रेट। याद करो चैप्टर एनिमल किंगडम जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पर ये सारी चीज आ रही थी, पोरिफेरस, कोइलिनेट्रेट वगैरह वगैरह, राइट। और उसका एक टेबल भी आपने प्रिंट आउट करके अपने पास रखा होगा या नोट किया होगा, राइट, जिसमें एक टेबल में 11 एलिमेंट किंगडम के फाइलम आ जाते थे। एनिमल किंगडम जो है उसके 11 फाइलम एक ही टेबल में आ जाते थे जिसमें याद करो एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिर सारी चीजें मेंशन की थी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ऑल, कि भाई किसमें कहां से प्रेजेंट है वो चीजें वहां पर मेंशन थी, राइट। सो इन प्रोटोजोआन्स, पोरिफेरस एंड कोलिनेट्रेट्स द स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है वो एब्सेंट होता है। The excretion in these animals occurs through general body surface। तो यहां पर एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है, कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है, कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है बच्चों। तो यहां जो एक्सक्रीशन हो रहा है वो उसकी बॉडी सरफेस से हो रहा है। दूसरा अगर हम देखें तो दिया है प्लेटीहेल्मिन्थेस, फ्लैटवर्म्स एग्जांपल है। तो यहां पर हमें आप एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको हम कहते हैं प्रोटोनियोफ्रिडिया। क्या कहते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया, और यू कैन से सोलेनोसाइट्स। These structures are also present in rotifers, cephalochordates and some annelids। इसमें भी प्रेजेंट होता है, मेजरली प्लेटीहेल्मिन्थेस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फाइलम आया एनेलिड्स। इसमें नेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है जो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का काम करता है। देन कम्स मोलुस्क। मोलुस्क के पास जो है मेटानेफ्रिडिया होता है और ऑर्गन ऑफ बोजानस होता है, राइट। एक टाइप का स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर रिमूवल क्रिएट करता है। फिर बात करते हैं आर्थ्रोपोड्स की। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। आर्थ्रोपोड जो है उसके पास बहुत ही अलग अलग टाइप के एक्सक्रीशन के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें क्रूस्टेशियंस की बात करते हैं, तो ये जो क्रूस्टेशियंस हैं जैसे क्रेब्स ले लीजिए, प्रॉन्स ले लीजिए, क्रेफिश ले लीजिए, उनके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर ग्रीन ग्लैंड्स, क्या कहते हैं उसको, ग्रीन ग्लैंड्स, या फिर एंटेनल ग्लैंड्स भी कहते हैं। सीटेड एट द बेस ऑफ द एंटेना, उसके एंटेना के पास होते हैं, बिल्कुल जहां एंटेना लोकेटेड होता है ना ऐसे ऑर्गेनिजम्स के, उसके बिल्कुल पास है। प्रॉन्स, क्रेब, फिश, यहाँ पर उनके एंटेना भी आपको देखने को मिलेंगे। सो ग्रीन ग्लैंड्स जो होती है विच कंटेन्स कोइलोमोल्स, लेब्रिंथ। कॉकरोच जब पढ़ रहे थे तब ये वर्ड्स आए थे, लेब्रिंथ, मैक्सिला, बहुत सारी चीजें आई थी, राइट। तो ये यहाँ पर ग्रीन ग्लैंड जो है क्या कंटेंट कर रही है, इट कंटेन्स कोइलोमोजिक, लेब्रिंथ, नेफ्रिडियल डक्ट, ब्लैडर एंड नेफ्रिडियोपोर। इन सब की जरूरत क्यों है, इसकी वजह से तो वो एक्सक्रीशन पॉसिबल है, अदरवाइज एक्सक्रीशन जो है पॉसिबल नहीं है, राइट। नेक्स्ट अराचिड्स, जो स्कॉर्पियंस हो गया, स्पाइडर हो गया, अराचिड्स जो होते हैं उसके अंदर कॉक्सल ग्लैंड्स प्रेजेंट है। यहाँ पर वेस्ट मटेरियल लिक्विड फॉर्म के जो होते हैं उसको रिमूव करने के लिए जो चीज प्रेजेंट है दैट इज कॉक्सल ग्लैंड्स। दूसरे कुछ इंसेक्ट है, अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, अगर हम इंसेक्ट के अंदर जाना चाहते हैं बच्चों, तो इंसेक्ट में क्या है, मालपिगियन ट्यूब्यूल्स होती है, ये भी हम पढ़े थे कॉकरोच वगैरह में, मालपिगियन ट्यूब्यूल्स होती है। सो इन कॉकरोच दिस ट्यूब्यूल्स आर अटैच्ड इन बिटवीन मिडगट एंड हिंडगट। मिडगट और हिंडगट के बीच में थोड़ा सा स्ट्रक्चर था, याद करिए, ऐसा कुछ मिडगट आ रहा था, हिंडगट और मिडगट जो आया उसके बीच में आपको कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, राइट। वहां पर इसको हम कहते थे मालपिगियन स्ट्रक्चर, सर वो हेयर ऐसा। लाइक स्ट्रक्चर। यस, ये रहा, ठीक है, जो मैंने यहाँ बनाया उसी तरीके से देखने को मिलेगा। The excretory product in cockroach, like other terrestrial insect, is uric acid. That is also important. यहाँ यूरिक एसिड वेस्ट मटेरियल है किसका, कॉकरोच का, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इक्विनोडर्म्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पर जो सिस्टम है वो पूरी की पूरी एब्सेंट है। तो एक्सक्रीशन कैसे होगा, तो यहाँ पर प्रेजेंट नेफ्रोसाइट्स, क्या प्रेजेंट है, नेफ्रोसाइट्स, दैट इज अ टाइप ऑफ अमोबोसाइट्स। यहाँ अगर हम बात करें इसकी, तो जैसे कुछ यहाँ पर इंक्लूड हो जाते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया जो आए थे प्लेटफॉर्म में, तो ये एंड में आ जाएंगे फ्लेम सेल्स पे। ये क्या करेंगे, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं, राइट। अब देखो सभी के अंदर अगर हम बात करें तो सभी की सिस्टम जो है अलग अलग है।
सभी की वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने की सिस्टम अलग अलग है, राइट। अभी तो हम उसमें भी नहीं गए, क्या कहते हैं, फ्रॉग में, उसकी भी अलग है, ठीक है, सबकी अलग अलग है। तो यहाँ जैसे मैं बात कर रहा नेफ्रोसाइट्स की बात कर रहे थे, ठीक है, जो इकिनोडर्म्स है, और यहाँ पर एग्जांपल लिया हमने, जो इकिनोडर्म्स होते हैं उसमें कंप्लीटली ये एक्सक्रीटरी सिस्टम तो एब्सेंट हो गई, राइट। तो एक्सक्रीशन कैसे होगा, भाई क्वेश्चन लिखा है भाई, एक्सक्रीशन कैसे होगा, तो आंसर दिया नेफ्रोसाइट से होता है, राइट। नेफ्रोसाइट से अगर एक्सक्रीशन हो रहा है तो नेफ्रोसाइट्स क्या है, पहली बात तो ये, राइट। तो बायोलॉजी के अंदर अगर हम बात करें तो नेफ्रोसाइट्स जो है सिंपल सेल है, क्योंकि यहाँ पर इस वर्ड के पीछे अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो लिखा है साइट्स। ऐसा कोई भी वर्ड जिसके पीछे CYTES साइट्स लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब होता है यहाँ पर बात हो रही है सेल की। किसकी बात हो रही है, सेल की। तो एक स्पेशलाइज सेल है, स्पेशली आर्थ्रोपोड में पाया जाता है। इसका फंक्शन जो है दैट इज अक्यूमुलेशन, और यू कैन से फॉर्मेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, एक साथ इकट्ठा करते हैं और फिर उसको बॉडी से रिलीज करने का काम करते हैं। यहाँ कुछ डायग्राम्स शो कर रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम्स में। ये अमीबा है, हाइड्रा है, इन दोनों में जो प्रोसेस हो रही है दैट इज डिफ्यूजन, या डिफ्यूजन से पूरा वेस्ट मटेरियल जो है बाहर आ जाएगा। प्लेनेरिया है, राइट, यहाँ पर प्रेजेंट है फ्लेम सेल, सी जो मैं बता रहा था, राइट। ट्यूब्यूल्स ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया एंड जो फ्लैट वर्म्स होते हैं ये एंड में आके टर्मिनेट हो रही है फ्लेम सेल। तो ये जो सीलिया वगैरह है ये एंड में यहाँ पर आ रहा है एंड इट विल गो टर्मिनेट इनटू द फ्लेम सेल, राइट। और ये जो फ्लेम सेल है वो क्या करेंगे, दिस सेल्स कंटेन टफ्ट ऑफ सीलिया which project into the tubules and beat the flame, I can say flickering candle like flame जो होती है उस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे, और ये यहाँ से वेस्ट को बाहर निकलने का काम करते हैं। अर्थवॉर्म्स और इंसेक्ट की बात करें तो यहाँ पर नेफ्रिडिया प्रेजेंट है बच्चों, हेलेक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ये मीटगट हिंगट के बीच में है, मालपिजियन ट्यूब्यूल्स है, कॉकरोच की बात हो रही है। अर्थवॉर्म्स में नेफ्रिडिया इस टाइप का कुछ प्रेजेंट स्ट्रक्चर, राइट। सेगमेंटल बॉडी में ऐसे सेगमेंट बॉडी होती है, सेगमेंटल बॉडी के बारे में हमने पढ़ा है, राइट। तो ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है इन स्मॉल एनिमल्स के अंदर। अब बात आती है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन वर्टिब्रेट्स। अब भाई हमने ये पढ़ लिया इससे पहले नॉन कोऑर्डिनेट का, कि भाई नॉन कोड में कैसा होता है वो हमने देख लिया, राइट। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की वर्टिब्रेट्स के अंदर। सो इन ऑल द वर्टिब्रेट्स द प्राइमरी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है किडनी। बच्चों वर्टिब्रेट में जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो है किडनी। एसेसरी तो बहुत सारे हो सकते हैं, एसेसरी जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं, प्राइमरी क्या है यहाँ पर, किडनी। एसेसरी मतलब कि जो उसको सपोर्ट करते हैं, एक होता है ना कि हम मोबाइल खरीद के ले गए आगे, तो हम किसी से बात करना चाहते हैं तो हमें मोबाइल की रिक्वायरमेंट है, दैट इज द प्राइमरी थिंग। अब बात करने के लिए आप बोलोगे कि मुझे हैंड्स फ्री चाहिए, दैट इज द काइंड ऑफ एसेसरी, राइट। उसको हम क्या कहते हैं, एसेसरी। तो किडनी प्राइमरी है, रिमेनिंग जो ऑर्गन्स आएंगे दैट विल बी एसेसरी। किडनी जो है उसका स्पेसिफिक यूनिट जो है वो है नेफ्रॉन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है नेफ्रॉन है। इसको दूसरा नाम दिया है यूरिनिफेरस टिब्यूल्स। और किडनी जो है तीन अलग अलग टाइप की होती है, किडनीज आर ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप्स। नंबर वन, प्रोनेफ्रोस किडनी, पहली आती है प्रोनेफ्रोस किडनी, सेकंड मेसोनेफ्रॉन किडनी, थर्ड मेटानेफ्रोस किडनी। तीन अलग अलग टाइप की किडनी है, टेबल दिया है, एक ही टेबल में सिंपल वे में तीनों किडनी के बारे में चीजें यहाँ पर मेंशन कर रखी है, ठीक है। पहली बात आती है प्रोनेफ्रोसिस किडनी। पहला पॉइंट लिखा है नेफ्रॉन्स जो है सेगमेंटली अरेंज होते हैं, सेगमेंट के वे में नेफ्रॉन अरेंज होते हैं इस तरीके से। ये क्या बना रहा हूं मैं, सेगमेंट्स, सेगमेंट के रूप में हो गया। मेसोनेफ्रिडिया की बात करें तो यहाँ नेफ्रॉन जो है सेगमेंटली नहीं होते, सो नॉट अरेंज इन दी सेगमेंट फॉर्मेशन। एंड थर्ड, मेटानेफ्रोस किडनी जो होती है, यहाँ नेफ्रॉन्स जो है दे आर नॉट सेगमेंटली अरेंज, यहाँ पे भी यानी कि मेसो और मेटा में नेफ्रॉन सेगमेंट के रूप में नहीं होंगे, लेकिन प्रोनेफ्रॉन जो है उसमें नेफ्रॉन जो है सेगमेंटली अरेंज होती है। सेकेंड, ग्लोमेरुलस की बात करें तो ये यहाँ एक्सटर्नल है प्रोनेफ्रॉन में, मेजो में इंटरनल आएगा और मेटा में भी ये इंटरनल आएगा। ग्लोमेरुलस जो है सिंपली अभी आएगा, ह्यूमन किडनी स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा वो कैसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेफ्रोस्टोम।
प्रेजेंट और फंक्शनल होता है। नेफ्रोस्टोम यहाँ पर प्रेजेंट है, फंक्शनल है। मेसोनेफ्रॉन में ये चीज प्रेजेंट होती है और एब्सेंट भी हो सकती है, लेकिन अगर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट देन नॉन फंक्शनल, मतलब कोई रोल नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हुआ तो नॉन फंक्शनल। और मेटा में ये कंप्लीटली एब्सेंट है। ठीक है, वर्ड था नेफ्रोस्टोम। क्या होता है नेफ्रोस्टोम, उसकी बात करते हैं सिंपली। नेफ्रोस्टोम की अगर हम बात करें तो फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक फनल जैसा स्ट्रक्चर होता है जो सारे मटेरियल्स को इकट्ठा करके फॉरवर्ड आगे की ओर भेजते हैं। मेटानेफ्रिड या उसके साथ कनेक्टेड होते हैं ओरिएंटल। ठीक है, नंबर 4 पे आते हैं, कॉमनली नोन एज हेड किडनी, प्रेजेंट इन एंटीरियर साइड ऑफ द बॉडी। तो प्रोनेफ्रोस किडनी को हम हेड किडनी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज प्रेजेंट इन द एंटीरियर साइड ऑफ द बॉडी। मेसोनेफ्रॉन किडनी जो होती है उसको मिडिल किडनी कहते हैं। और जो मेटा है, थर्ड मेटानेफ्रोस किडनी जो है, इट इज पोस्टीरियर किडनी, उसको हम क्या कहते हैं? पोस्टीरियर किडनी, राइट। नंबर 5, किडनी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स एंड मेडुला। प्रोनेफ्रोस किडनी जो है वो कॉर्टेक्स मेडुला यानी कि दो पार्ट में डिवाइड नहीं होती, सो इट्स नॉट डिविजिबल। मेसोनेफ्रॉन किडनी जो होती है, हियर आल्सो इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स एंड मेडुला, ये भी बिल्कुल भी डिविजिबल नहीं है, राइट। लेकिन अगर हम बात करें मेटानेफ्रोस किडनी की, तो ये यहाँ पर डिफरेंशिएट दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, वन विल बी द कॉर्टेक्स, सेकंड विल बी द मेडुला, दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। ठीक है, 6 नंबर का पॉइंट कह रहा है, द डक्ट अराइजिंग फ्रॉम द किडनी इज नोन एज प्रोनेफ्रिक डक्ट। भाई जो किडनी से पूरी डक्ट बाहर आ रही है, जो कलेक्ट करके मटेरियल आगे भेजेगी, उस डक्ट को कहते हैं प्रोनेफ्रिक डक्ट, अगर ये प्रोनेफ्रोस किडनी है तो, राइट। अगर ये मेसोनेफ्रिक किडनी है तो यहाँ पर जो डक्ट है दैट इज नोन एज वुल्फिया डक्ट। क्या कहते हैं उसको? वुल्फिया डक्ट, या फिर उसको मेसोनेफ्रिक डक्ट भी कहते हैं बच्चों। और अगर ये मेटानेफ्रोस किडनी है तो जो यहाँ डक्ट आ रही है उसको कहते हैं मेटानेफ्रिक डक्ट या फिर यूरेटर। इस वर्ड से आपको अवेयर हो गया क्या कहते हैं? यूरेटर। नंबर 7 की बात करते हैं, पीसीटी, हेडलेस लूप, एंड डीसीटी, दे आर नॉट डिफरेंशिएटेड। पीसीटी का पूरा नाम है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल और डीसीटी का पूरा नाम है डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। सो ये डिफरेंशिएट नहीं है। सेम इन प्रोनेफ्रॉन्स में डिफरेंशिएट नहीं है, बट अगर हम यहाँ बात करेंगे मेटानेफ्रस किडनी में, तो पीसीटी, डीसीटी और हेडलेस लूप जो है बहुत ही इजी अलग वे में वेल डिफरेंशिएट होते हैं। और एग्जांपल दे दिए यहाँ पर, प्रोनेफ्रस किडनी कितने मिलती है? एडल्ट मैगजीन में एग फिश जो है उसमें मिलती है। एम्ब्रियोस, फिश और एम्फीबियंस के जो एम्ब्रियो होते हैं, टेडपोल, लार्वा, फ्रॉग, उन सभी में पाई जाती है। मेसोनेफ्रॉन किडनी की हम बात करें तो एडल्ट फिश जो होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, उसमें मिलती है। एम्ब्रियो वाले स्ट्रक्चर में देखें तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मेमल्स, इनकी रेप्टाइल बच्चों, बर्ड्स या मेमल्स का एम्ब्रियो होगा तो उसमें हमें मेसोनेफ्रॉन किडनी देखने को मिलेगी, और फिश या एम्फीबियंस के जो एडल्ट फॉर्म होगा उसमें भी देखने को मिलेगी। एंड द लास्ट वन मेटानेफ्रस किडनी, तो ये एडल्ट में देखने को मिलती है, एडल्ट में भी रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, नॉट प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, ये एम्ब्रियो की स्टेज में प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? इन कार्टिलेजियस फिशेस द ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी एंड गोनाड्स फ्यूज हो जाएंगे। कार्टिलेजियस फिश, किडनी, ट्यूब्यूल्स प्लस गोनाड्स फ्यूज हो गए। एज द पोस्टीरियर पार्ट हैज किडनी ट्यूब्यूल्स, सच किडनी को हम क्या कहेंगे? इस टाइप की किडनी हम उसको कहते हैं ओपिस्थोनेफ्रोस। ओपिस्थो का मतलब होता है बिहाइंड। So this was all about excretory structure in vertebrates. So what we have covered till now, excretory waste हमने कवर कर लिया, नॉन नाइट्रोजिनस एंड नाइट्रोजिनस। उसके बाद हमने excretory structure in non coded, that is also covered, and then excretory structure in the vertebrate, that is also covered. इतना हमने अब तक कवर कर लिया है बच्चों। अब हमें आगे बढ़ना है, ह्यूमन किडनी में जाना है। ठीक है, तो ह्यूमन किडनी में हम जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हम जो है क्या करने वाले हैं, ह्यूमन किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो हम लेंगे एक सॉफ्टवेयर से, किडनी में हम पढ़ेंगे इसको।
चलिए, तो यहाँ पर आपके सामने मैंने एक सॉफ्टवेयर ओपन किया है, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे किडनी का स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ एक स्पेसिफिक यूरिनरी सिस्टम जो है उसका ओवरव्यू के तौर पे दिया है, एक छोटा सा वीडियो दिया है, राइट। उस वीडियो को हम प्ले करके देखते हैं कि हाउ इट वर्क्स, राइट, ये काम कैसे करता है। लेट्स सी। muscular structures, and urine is pushed out through the urethra in a process called micturition. है एकदम आसान सी बेसिक ओवरव्यू प्रोसेस दे दी, राइट। किस तरीके से फिल्ट्रेशन हो रहा है, फिल्ट्रेशन होने के बाद वो किस तरीके से आगे प्रोसेस हो रहा है, राइट। नीचे यूरिनरी ब्लैडर थी जिसमें सब कलेक्ट हो रहा था, राइट। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले यूरिनरी सिस्टम की एनाटॉमी, ठीक है। ये आ गया हमारे सामने स्ट्रक्चर। ये जो दो चीज आपको दिख रही है, राइट, उसको कहते हैं किडनी। अभी बच्चों हम पढ़ने जो जा रहे हैं चीज, दैट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, राइट। सो एक्सेप्ट यूरिनरी ब्लैडर व्हिच इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन, द होल एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द वन इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। एक चीज आपको यहाँ पर दिमाग में डालनी है कि जो यहाँ पर आप पूरी सिस्टम पढ़ेंगे, राइट, तो उसमें क्या क्या आ जाएगा। एक यूरिनरी, अगर मैं सिस्टम की बात करूं, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूं ह्यूमन में, तो उसमें आता है किडनी, यूरेटर्स जो दोनों ट्यूब से जो किडनी से वेस्ट को नीचे लेके आती है, इसमें ब्लेडर में यूरिनरी ब्लेडर आ गई, राइट। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड आ जाएगी, और उसके बाद लास्ट में यूरेथ्रा, जहां से पूरी की पूरी जो है यूरिन रिलीज होती है बाहर बॉडी से। तो ये पूरा जो सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है, किडनी, यूरेटर, ब्लेडर, प्रोस्टेट एंड यूरेथ्रा, दे ऑल आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मेसोडर्मल। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन आपको याद रखना है, दैट इज ब्लेडर। ये जो आपको ब्लेडर देखने को मिल रही है यहाँ पर, यूरिनरी ब्लेडर, दैट इज ओरिजिन, जो अगर हम बात करें तो एंडोडर्मल ओरिजिन है। जर्म लेयर याद करिए, तीन अलग अलग टाइप के जर्म लेयर थे ना, उसमें इसका जो जर्म लेयर है वो है एंडोडर्मल, राइट। और मेसोडर्मल जो है मिडिल लेयर, उसमें से बाकी ये पार्ट्स बने, राइट। सो इन ह्यूमन अगर हम बात करें, जो किडनी होती है दैट इज रेट्रोपेरिटोनियल, मतलब कि किडनी इज लोकेटेड आउटसाइड कोइलोमिक केविटी, कोइलोमिक केविटी से बाहर है, एंड इट इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम। किडनी को देखते हैं, पेरिटोनियम से कवर्ड होती है, बाहर है ये, राइट, वेंट्रल साइड में है। और किडनी की अगर हम इसमें साइज की बात करें, थोड़ा सा जूम करते हैं, सी ये पूरा जो एरिया आपको दिख रहा है दैट इज द किडनी। यहाँ अगर मैं साइज की बात करूं किडनी की, तो ये अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर होती है, और इसका वेट 150 ग्राम के आसपास होता है। कितना होता है वेट? वेट अप्रोक्सीमेटली 150 ग्राम होता है। और अगर हम साइज की बात करें, तो साइज जो है अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर है, राइट। दो किडनी है आपको देखने को मिल रही है, असिमेट्रिकल है, राइट, दो किडनी है। तो राइट जो है वो पोस्टीरियर टू द लेफ्ट है, अपोजिट में एक दूसरे के बिल्कुल, दोनों साइड में आपको बीन शेप में ये पोर्शन देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। दिस वन, ये राइट साइड की किडनी, एंड दिस वन विल बी द लेफ्ट वन। नाउ जो किडनी है, राइट, और एक शेप की बात करूं तो यहाँ पर जितनी भी किडनी है, दोनों की दोनों, सो ओवर हियर ईच किडनी इज अ बीन शेप विद अ ग्रूव, दैट इज नोन एज हीलस। उसको हम क्या कहते हैं? हीलस कहते हैं। जो ये आपको शेप यहाँ पर स्ट्रक्चर पूरा देखने को मिल रहा है ना, हम बात कर रहे हैं उसकी, राइट, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, राइट, क्या कहेंगे इसको हम? हीलस। जो ये पूरा स्ट्रक्चर है जहां पर वो कनेक्टेड है, राइट, ग्रूव है उसका, राइट, उसको कहते हैं हीलस, दैट इज इन द मिडल, एंड द हीलस इज एब्सेंट इन फ्रॉग्स किडनी। ये एक्सेप्शन हो गया। तो ये चीज आप नोट करेंगे कि ह्यूमन की किडनी में हीलस प्रेजेंट है, फ्रॉग की किडनी में हीलस एब्सेंट है, राइट। अब आप बोलेंगे कि सर हीलस क्या होता है, अभी तक समझ में नहीं है। बहुत आसानी है, आप किडनी को ध्यान से देखेंगे तो किडनी के अंदर आपको एक ओपनिंग वाला पोर्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा, जहां से सारी ट्यूब्स अंदर जा रही है, होल लाइक स्ट्रक्चर, राइट, जहां से आर्टरीज, वेन्स, राइट, चीजें अंदर जा रही है।
तो उसको कहते हैं हम हीलस। क्या कहते हैं उस पोर्शन को? हीलस कहते हैं बच्चों, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाइट फिब्रिस कनेक्टिव टिश्यू विच इज कवरिंग अराउंड द किडनी, उसको हम रीनल या फिब्रिस कैप्सूल कहते हैं। यहाँ पर उसको पूरा कवरिंग का काम करती है, किडनी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। दिस प्रोटेक्शन है, दोनों साइड से ढक्कन दिया। अब इसको ओपन करके भी देखेंगे। अब यहाँ जो भी आपको किडनी देखने को मिल रही है, हर एक किडनी मेटानेफ्रोस टाइप की होती है। मेटानेफ्रोस थर्ड टाइप, और जो टेबल मैंने अभी पढ़ाया उसमें जो तीसरी कॉलम थी वो मेटानेफ्रोस किडनी थी। नेफ्रॉन्स यहाँ पर सेगमेंटली अरेंज नहीं होते हैं, राइट। ग्लोमेरुलस इंटरनली किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है। पोस्चरल किडनी होती है, इट इज डिफरेंशिएटेड टू कॉर्टेक्स एंड मेडुला, राइट। तो यहाँ इसमें आपको कॉर्टेक्स भी देखने को मिलेगा और मेडुला भी देखने को मिलेगा। At certain point the cortex extend into the medulla और वो बनाएगा column of the Bertini। आगे जाके क्या बनाएगा? column of Bertini। मेडुला जो है करीबन 4 to 14 पिरामिड से बनता है और हर एक आगे जाके पेल्विस जो है उसमें कनेक्ट होता है। ये जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है दैट इज पेल्विस। किडनी से बाहर जो आ रहा है पेल्विस, इतने पोर्शन को कहता है, जो आगे जाके यूरेथ्रा के साथ कनेक्ट हो रहा है, सॉरी यूरेटर के साथ कनेक्ट हो रहा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं, ये जो डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है ये है पूरा मेल यूरिनरी सिस्टम का, राइट। दिस वाज अबाउट मेल यूरिनरी सिस्टम, जिसमें हमने देखे किडनी, यूरेटर्स, ब्लेडर्स, दैट इज यूरिनरी ब्लेडर, प्रोस्टेट ग्लैंड भी प्रेजेंट थी उसके नीचे, और आया यूरेथ्रा जो पेनिस से होते हुए बाहर रिलीज हो रहा है यूरिन, राइट। सेकंड फीमेल की सिस्टम बात करें अगर तो सेम होती है। यहाँ पर आपको दो किडनी देखने को मिलेगी, यूरेटर्स भी देखने को मिलेंगे, यूरिनरी ब्लेडर भी आपको देखने को मिलेगी नीचे की साइड पे, यूरेथ्रा भी देखने को मिलेगा जहां से यूरेथ्रल ओरिफिस जो होती है, यहाँ से ओपनिंग जो होती है वहां से रिलीज होता है यूरिन बाहर, ठीक है। उसके जस्ट नीचे होता है वजाइनल पोर्शन, ठीक है। तो ये फीमेल यूरिनरी सिस्टम होगी बच्चों। अब बात करते हैं यूरिनरी स्ट्रक्चर, जो उसका फंक्शन की बात करते हैं। ये जो सिस्टम है इट इज गोइंग टू रेगुलेट द कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इन द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में जो वॉल्यूम कंसंट्रेशन प्रेजेंट होता है, लिक्विड जो प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन जो है मेंटेन करने का काम करता है। बाकी फिल्टरिंग प्रोसेस है, सिंपल फिल्ट्रेशन से करता है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये हमारी किडनी है पूरी की पूरी, इसके अंदर जैसे आप देख रहे हैं तो ट्यूब्स जा रहे हैं, एक जा रही है बड़ी सी वेन, एक जा रही है हार्ट। ये जो आपको दिख रहा है डिसेंडिंग अरोटा है, एब्डोमिनल से होती हुई जा रही है। इस साइड पे एरिया जो आपको दिख रहा है वो वेना कावा है इंफीरियर, जो आगे जाके ब्लड को, मतलब ये किडनी में फिल्ट्रेशन के लिए ब्लड सर्कुलेशन कर रही है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है अभी सिलेक्टेड हुआ है, दैट इज ब्लड सर्कुलेशन। बहुत सारी आपको यहाँ पर जो कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन सब दिख रही है, ये एक दूसरे के साथ कंप्लीटली कनेक्टेड है। तो ये है हमारा यूरिनरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा है। बहुत ही आसान है, ज्यादा कुछ इसमें टेंशन नहीं लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, किडनी की ओर हम जा रहे हैं, रेड किडनी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर देखिए पोजीशंस की बात कर रहे हैं, तो मैं किडनी की पोजीशंस की बात करूं तो द किडनी जो होती है दे आर लोकेटेड बिटवीन दी T12 एंड L3 वर्टिब्रल कॉलम। ये है T12, सी सिलेक्ट किया हमने, पूरी वर्टिब्रल कॉलम आपको पता है, राइट। ये है T12, T12 से शुरू हुआ बच्चों और L03 पे गया, L03 यहाँ पर आ गया नीचे, ये है L03, ये है हमारा T12, क्लियर हो गया। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ यहाँ तक जाएंगे तो इसके बीच में आपको ये दो पोर्शन देखने को मिलेगा, दैट विल बी दी किडनी, क्लियर। उसके नीचे आ जाएगा पास में पूरा जो आगे वाला पोर्शन है दैट इज पेरिटोनियम। क्या है वो? पेरिटोनियम। सो तो राइट किडनी जो है यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो स्लाइटली लोअर होती है लेफ्ट किडनी के मुकाबले। चलो एक बार फिर से देखते हैं, आपको ध्यान से देखने पर पता चल गया कि ये जो राइट साइड की किडनी है, दिस वन राइट साइड की किडनी, वो लेफ्ट के मुकाबले स्लाइटली नीचे है। सी कंपैरिजन करिए दोनों की है, सो इट विल बी स्लाइटली लोअर टू अकोमोडेट द लीवर, क्योंकि यहाँ पर लीवर भी प्रेजेंट होता है। राइट साइड में क्या बच्चों प्रेजेंट होता है? लीवर। लीवर देखते हैं, सी है ऊपर देखिए बड़ा सा, तो यहाँ लीवर को अकोमोडेट करना है तो उसके लिए यहाँ पर ये किडनी जो है स्लाइटली डाउनवर्ड्स नीचे की पोजीशन में आपको देखने को। नेक्स्ट इस किडनी का एनाटॉमी है, सी ये पूरा स्ट्रक्चर हमने निकाला है किडनी का।
यहाँ जो आपके सामने है, हर एक किडनी की बात करें, सो ईच एंड एवरी किडनी विच इज गोइंग टू कंसिस्ट ऑफ एन आउटर रीनल कॉर्टेक्स एंड एन रीनल मॉड्यूला। दो पोर्शन होते हैं बच्चों, एक आउटर रीनल, राइट, और दूसरा होता है कॉर्टेक्स, इनर रीनल के साथ, मेडुला के साथ, राइट, विच इज कंटेन्स द रीनल पायरामिड्स वेयर यूरिन प्रोडक्शन जो है यहाँ पर होता है, राइट। तो यहाँ देखिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ रीनल मेड्यूला। ये जो पोर्शन दोनों किडनी में सिलेक्ट हुआ है बच्चों, दैट इज रीनल मेड्यूला। क्या कहते हैं इसको? रीनल मेड्यूला। उसके बाद उसके साथ पैरामिड्स आपको देखने को मिलेंगे, अंदर जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, कितने हैं? 1, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये क्या है? रीनल पैरामिड्स है। पेल्विस भी होती है, जो आपको यहाँ पर ये पूरा पोर्शन दिख रहा है कि ये क्या करेंगे, पायरामिड्स के अंदर जो यूरिन आ रहा है उसको पूरा रीनल पेल्विस में कलेक्ट किया जाएगा इन दोनों में, और ये दोनों उसको आगे इस यूरेटर में भेज देंगे। बहुत ही आसान है, राइट। ब्लड सप्लाई करते हैं किडनी की बात, तो ये देखिए अगर यहाँ पर मैं इसको जूम करूं तो ये हमारी दोनों किडनी जो है उसके अंदर रीनल आर्टरीज जा रही है, सी। ये जो स्ट्रक्चर सर सिलेक्टेड है, हाँ उदित, सर इसमें नेफ्रॉन्स कहाँ पे होते हैं? आएगा अभी स्ट्रक्चर पूरा आपको नेफ्रॉन का पढ़ना है, मैं बताऊंगा। ये जो पोर्शन में यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ इसमें नेफ्रॉन यहाँ पर होंगे, अभी इन सारी चीजों में आएगा। मैं इसको धीरे धीरे करके एक एक को ओपन करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी तक हमने देखा किडनी का इंटरनल थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखा, अब फिल्टर किसको करना है? ब्लड को, ठीक है उदित। तो ब्लड कैसे अंदर जाएगा, तो हम ब्लड की कैपिलरीज वेन को देख रहे हैं अभी कि वो कैसे इंटरनल कनेक्टेड होती है। फिर हम फिल्ट्रेशन में जाएंगे तो इसको थोड़ा और ओपन करेंगे, देन यू विल बी एबल टू सी दी नेफ्रॉन्स, फिर आपको नेफ्रॉन देखने को मिलेंगे वहां पर। सर हाँ, सर वो यूरिया होता है सर, वो लीवर में से निकलता है सर, वो डायरेक्टली वो किडनी में आएगा या पे ब्लड में मिक्स होगा? ब्लड स्ट्रीम में जाएगा बेटा, फिल्ट्रेशन के लिए उनको ब्लड में जाना पड़ेगा, यस सर। ठीक है। किडनी जो है वो ब्लड को ही फिल्टर करती है, तो ऐसी कोई भी मटेरियल जिसको बॉडी से बाहर निकालना है वो ब्लड सप्लाई में चला जाएगा, और ब्लड जैसे यहाँ आएगा वो फिल्टर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये सारी की सारी रीनल आर्टरीज है जो आपको अभी अंदर दिख रही है ब्लू कलर की, ठीक है। और ये जो नीचे वाली है वो है वेन, चलो उसको भी सिलेक्ट करते हैं, दिख रही दोनों साइड में, दिस वन एंड दिस वन। इसको थोड़ा और जूम करते हैं, तो यहाँ आपको दिख रहा है स्लाइटली ब्लू कलर हाईलाइट हो रहा है, राइट। इस पर्सन के पास उसके ऊपर आर्टरी है, दिस वन, ये आर्टरी का स्ट्रक्चर है पूरा। उसके नीचे ये वाला ब्लूइश जो है वो क्या है, ब्रांचेस बन गई है, राइट। तो ये ब्लड एक बार किडनी में आ गया बच्चों तो वो रीनल वेन की हेल्प लेकर बाहर जाता है, राइट। ये जो अभी मैंने सिलेक्ट किया है, और आर्टरी की हेल्प लेकर अंदर आता है, वेन की हेल्प लेकर वो बाहर जाता है, ठीक है। बहुत आसान है, कुछ इसमें टेंशन वो नहीं करना, ठीक है। सर हाँ, सर वो पहले के डायग्राम में सर वो व्हाइट कलर का पार्ट था वो कौन सा था सर? कहाँ पर? दिस वन, ये ये वाला रहा उदित। सर। सर वो पॉइंटर नहीं दिख रहा है। नहीं, पहले फोटो देख लो ना तुम, जो डायग्राम आ रहा है उसको देखो। ये दिस रहा वन, सर वो। नहीं नहीं सर पहले के डायग्राम में। दिस वन, यस सर वो देखो, किडनी के अंदर जो व्हाइट पार्ट जा रहा है ना वो वाला। दिस वन, ना सर वो आपने पहले सिलेक्ट किया था ना वो वाला। ये वाला। यस सर। ये तो अभी हम बात किया ना हमने, सी, ये मेड्यूला है, ये पायरामिड्स हो गया, और ये पेल्विस है, जस्ट अभी बताया मैंने। सी, ये जो यस सर। दोनों बड़े बड़े है ना, अभी मैं सिलेक्ट करता हूँ ये वाला, ये पेल्विस है। तो सर उसमें जो सर वो ओपनिंग है सर वहां पे भी वो सर पायरामिड्स हो गए ना? नहीं, हाँ बिल्कुल, अभी तो हमने किडनी को खोली है ना बेटा। ये देखिए मैं आपको समझाता हूँ, किडनी पूरी दोनों साइड से पैक थी, लेकिन अभी देखिए हाफ ऑफ कर दी ना हमने, दिख रही है। यस सर। तो ये आधी जो है वो यहाँ कनेक्टेड है, तो इसके सामने अपोजिट में भी तो आधी होगी ना, तो ये जो ओपनिंग्स आपको देखने को मिल रही है वो उसके साथ कनेक्ट होगी, मतलब यहाँ पे भी दूसरे पायरामिड्स होंगे। तो सर हमने वो पायरामिड्स का काउंटिंग किया तो सर वो 8 से ज्यादा हो जाएगा ना? 16 हो जाएंगे एक किडनी में, यस सर। ठीक है। यहाँ 8 है, अपोजिट में 8 चले जाएंगे, सेम इस साइड पे भी। यस सर। ओके,
ब्लड फ्लो की बात करते हैं, पर ब्लड कैसे फ्लो हो रहा है। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा नेफ्रॉन। ये जो आपके राइट हैंड साइड पे, यहाँ पर जो किडनी की राइट हैंड साइड पे जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, उसको कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। ठीक है, तो जैसे हम किडनी की बात कर रहे थे, राइट, तो यहाँ नेफ्रॉन जो है, यानी कि यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं, tiny structure present inside the kidney which is going to process the blood plasma to form urine. लोकेशन किडनी के अंदर टाइनी स्ट्रक्चर है, छोटा सा स्ट्रक्चर है, ब्लड को प्रोसेस करता है यूरिन बनाने के लिए। सो ब्लड एंटर्स ईच किडनी थ्रू द रीनल आर्टरी व्हिच ब्रांचेस इनटू आर्टरियोल्स इनसाइड द किडनी। राइट, ब्लड कहां से एंटर हो रहा है? देखो यहाँ पर आप डायग्राम में देखिए, ये जो आपको रीनल आर्टरी यहाँ पर दिख रही है ना, ब्लैक कलर का एरो अंदर जा रहा है, यहाँ से ब्लड एंटर हो रहा है, ये आगे जाके सेगमेंटल आर्टरी में कनेक्ट हो रहा है, और ये फिर धीरे धीरे क्या जा रहा है, पूरे देखो ये यहाँ से आया, नेफ्रॉन में चला गया। ये थोड़ा इस वाले पोर्शन को हमने जूम कर दिया। ठीक है, तो नेफ्रॉन के पास चला गया ब्लड। ब्लड यहाँ से देखो रेड कलर की जो आर्टरी, उसी को फोकस करिए, ये जो यहाँ पर आया ब्लड, ये यहाँ से चला गया इस नेफ्रॉन में। यहाँ जो आपको गोला दिख रहा है ना, स्लाइटली पिंक टाइप की कलर में, उसको कहते हैं ग्लोम्युरुलस, जो भी थोड़ी देर पहले वर्ड आया था। ये फिल्टर करेगा ऐसे कर करके पूरा, उसको वेन में भेज देगा, और वेन यहाँ से आ जाएगी इस तरीके से यहाँ पर, और ये वेन पूरा का पूरा कलेक्ट करके यहाँ से रीनल वेन की हेल्प लेकर ब्लड बाहर भेजेगी। ठीक है, अभी सिर्फ इतना समझ, यहाँ से एंट्री रीनल आर्टरी से हुई, एग्जिट रीनल वेन से हुई। राइट, अब जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन में एक आता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, एक आता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। यहाँ देखिए आप नीचे, ये जो एरिया आपको दिख रहा है नीचे वाला, दैट इज जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, अब कॉर्टिक जो मैं जो पहले बारे में बताया, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दो अलग टाइप के नेफ्रॉन्स होते हैं, एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरा होता है जक्स्टा मेडुलरी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको कट करिए यहाँ से, ये आप जो आपको जो लाइन दिख रही है ना ब्लड वाली, ब्लड वेन की जो ये लाइन जा रही है, यहां से इसको डिवाइड करिए, जो अपर पोर्शन है दैट इज कॉर्टेक्स, नीचे का पोर्शन जो है वो है मेड्यूला। समझ में आया? ऊपर वाला कॉर्टेक्स, नीचे वाला मेड्यूला। तो ऊपर वाला जो कॉर्टेक्स है पोर्शन, उसको कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। राइट, उसको क्या कहेंगे? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। इस साइड वाले को सीधे कॉर्टिकल नेफ्रॉन हो गया। नीचे आ गए तो यहां पर आ गया जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, अबाउट 85% ऑफ द नेफ्रॉन जो होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं, अपर पोर्शन में। ठीक है, इस साइड का नेफ्रॉन आपको दिख रहा है बच्चों, इस लाइन से ज्यादा ऊपर है ना, इसकी बात कर रहा हूँ, राइट साइड वाला, और ये वाला नीचे की ओर है, तो ये जक्स्ट्रा मेडुलरी हो गया। ठीक है, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है 85% जितने प्रेजेंट होते हैं, एंड द ग्लोम्युलाई ऑफ दिस नेफ्रॉन दे आर प्रेजेंट इन द आउटर कॉर्टेक्स। आपको पिंकी स्लाइड बोल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, उसको हम कहते हैं ग्लोम्युरुलाई। क्या कहते हैं? ग्लोम्युरुलाई या फिर ग्लोम्युरुलस। ठीक है, एंड हेडलेस लूप नेफ्रॉन का छोटा होता है। हेडलेस लूप क्या होता है? एक यू टाइप का स्ट्रक्चर, लूप ऑफ हेनले आप कह सकते हैं, या हेडलेस लूप कह सकते हैं। तो यहाँ नीचे की साइड आ रहा है दिस वन एरिया, यहाँ पे भी है मेंशन किया गया है, उसको हम क्या कहते हैं? लूप ऑफ हेनले। राइट, यहाँ वासा रेक्टा प्रेजेंट नहीं होती, लेक ऑफ वासा रेक्टा, क्लियर? वासा रेक्टा यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती है। सेकेंड, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की बात करें, दिस वन, राइट, तो यहाँ वासा रेक्टा डेवलप्ड है, वेल डेवलप है, जो आपको देखने को मिल रही है। राइट, ये पूरा यहाँ से ब्लड को लेके ये वाली ट्यूब से बाहर आ जाएगी, तो वासा रेक्टा यहाँ पर प्रेजेंट है। हैंडलेस लूप जो है नेफ्रॉन में लॉन्गर, लंबा होता है, आपको देखने को मिल रहा है पूरा ये जो यू लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, दैट इज हैंडलेस लूप। और 15% नेफ्रॉन इस टाइप के होते हैं किडनी में, अप्रोक्सीमेटली 15% नेफ्रॉन जो है ऐसे होते हैं। ग्लोम्युरुलाई जो है इस नेफ्रॉन की इनर कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होती है, ये वाला इनर पोर्शन है, क्लियर हो गया? तो ये है नेफ्रॉन। ठीक है, जहां फिल्ट्रेशन होगा। नाउ ईच नेफ्रॉन जो होता है, इट इज कंसिस्टिंग इट्स ओन पार्ट्स। हर एक नेफ्रॉन में आपको अलग अलग पार्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, उस पार्ट्स की भी हम बात करेंगे यहाँ पर। उससे पहले यहाँ पर देखिए, आप दो वर्ड से रूबरू हो जाइए, एक है इफरेंट और दूसरा है अफरेंट। स्पेलिंग में एक ही मिस्टेक है, यहाँ स्टार्टिंग लेटर ई है, यहाँ स्टार्टिंग लेटर ए है। इफरेंट और अफरेंट का अगर मैं बात करूं, तो अफरेंट जो है, ए आया तो ये ब्लड को लेके जा रहा है, अंदर लेके जाना अफरेंट ए, बाहर लेके आना इफरेंट ई। ई का मतलब है एंड, ऐसा समझिए आप, ई मतलब एंड,
तो ये बाहर लेके आ रहे हैं, डेड एंड है भाई, चलो बाहर निकलो। एफरेंट जो है मटेरियल को बाहर लेके आ रहा है। एफरेंट और एफरेंट दो अलग अलग टाइप की आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कैपिलरी का पूरा नेटवर्क आ रहा है हेनलेस लूप में, यहाँ पर नीचे की साइड पे आप आ जाइए, ये वाला जो है हेनलेस लूप। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिलरीज नेटवर्क जो हेनलेस लूप में आ रहा है। नंबर 1 पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, एक आता है बच्चों पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, और सेकंड आ रहा है वासा रेक्टा। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क जो है दैट इज प्रेजेंट अराउंड द बोथ लिम्स ऑफ द हैंडले एंड यू कैन से बोथ टाइप ऑफ नेफ्रॉन, दोनों नेफ्रॉन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन वासा रेक्टा सिर्फ एक ही जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन जो उसी में प्रेजेंट होता है, और कॉर्टिकल नेफ्रॉन में वासा रेक्टा एब्सेंट होता है, यहाँ आपको वासा रेक्टा नहीं देखने को मिलेगा। सो ऑल, तो ये हो गया नेफ्रॉन। अब देखो किस तरीके से स्ट्रक्चर है पूरा पूरा, अगर हम देखें ये है पूरा कॉर्टेक्स आपको देखने को मिलेगा। ये जो आपको सिर्फ वो चीज देखने को मिली थी ना पिरामिड्स, रीनल पिरामिड्स, तो ये एक है रीनल पिरामिड। देखो यहाँ पर जूम किया, ये किडनी है पूरी आपकी, नीचे की साइड पे देखिए किडनी है, यहाँ एक इस पोर्शन को जूम किया है, ये क्या है रीनल पायरम, इसको जूम किया तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। इस पायरम के अंदर आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना यू शेप का, वो है नेफ्रॉन। क्या है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लीजिए। अब यहाँ देखिए ये है ग्लोमेरुलस, इसके अंदर ग्लोमेरुलस कैप्सूल है, यहाँ से ब्लड आ रहा है, इस वाले फ्लो से ब्लड आएगा, ऐसे अंदर जाएगा, फिल्टर हो जाएगा, वेस्ट यहाँ आ जाएगा प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, और अच्छा ब्लड यहाँ से वापस चला जाएगा बाहर। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब जो है उसको नीचे लेके आएगी नेफ्रॉन लूप में, यानी कि हेनलेस लूप में, वहां से ऊपर जाएगी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब में होते हुए कलेक्टिंग डक्ट में जाएगी, जहां पूरा वेस्ट कलेक्ट होता है, और फर्दर मोर वहां से यूरेटर में चला जाता है। क्लियर? तो ये वाला जो पोर्शन है बच्चों इसको कहते हैं ग्लोमेरुलर कैप्सूल, दिस वन। इस वाला जो है नेफ्रॉन लूप जो है हेनलेस लूप आया, और डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आया, इसको कहते हैं रेनल ट्यूब्यूल। और अगर आप इन दोनों को कंसीडर करें तो वो है नेफ्रॉन आपका। बट ये वाला जो सर पोर्शन है उसको कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। यस सर, हम कह सकते ऐसा कह सकते हैं सर, एक कलेक्टिंग डक में दो नेफ्रॉन कनेक्ट होते हैं या उससे ज्यादा? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ दिख रहा है ना आपको, सी यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। कलेक्टिंग डक्ट का काम होता है कि नेफ्रॉन से आया हुआ वेस्ट को कलेक्ट करे और उसको यूरेटर में भेज दे आगे, तो यूरेटर उसको आगे जाके कहाँ भेजेगा, कलेक्शन जो है नीचे वहां पर आएगा, राइट, यूरिनरी ब्लैडर वहां भेजेगा, ये उसका काम है। यस सर। ठीक है, ये रीनल आर्टरी है और ये पायरामिड्स है, रीनल पायरामिड, इतना हम देख लिया था। ठीक है, अब जब मैं आपको नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा था, तो नेफ्रॉन के जो स्ट्रक्चर है, एक बार वापस नेफ्रॉन में जाएंगे। अब जैसे ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है ना, तो यहाँ आपको एक बाउमेंस कैप्सूल देखने को मिलेगी ओवर हियर, दिस वन। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है पीछे साइड, ग्लोमेरुलस से आपको यहाँ अंदर की साइड दिख रहा है, आपको माउस पॉइंटर पे फोकस करना है, राइट। मेरा माउस पॉइंटर जो है ग्लोमेरुलस पे है, ये इंटरनल पोर्शन है, उसके ऊपर आपको जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल दिख रही है दैट इज बाउमेंस कैप्सूल। यहाँ पर जो है बाउमेंस कैप्सूल है, दैट इज द डबल वॉल्ड और ये जो ब्लाइंड स्ट्रक्चर है। The inner side of this capsule has modified squamous epithelial layer. इसके पास modified squamous epithelial layer है, जिसको हम podocyte layer भी कह सकते हैं, PODO। क्या कहते हैं बच्चों? podocyte layer भी कह सकते हैं, right? Inside the capsule there is a bunch of capillaries. इसके अंदर अगर मैं जाऊंगा तो कैपिलरीज के बहुत ज्यादा बंच देखने को मिलेंगे, दैट इज नोन एज ग्लोमेरुलस। यहाँ वाला कैपिलरीज के बंच है, that is known as what? Glomerulus, right? Now these capillaries, अगर मैं इसकी बात करें तो these capillaries which is ranging between 20 to 40 capillaries कितने होते हैं? 20 से 40 तक होते हैं। They are most permeable than other capillaries of the body. दूसरी बॉडी की कैपिलरीज के मुकाबले कुछ ज्यादा ही परमेएबल है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ देयर फाइन एंडोथेलियल पोर्स। यहाँ क्या प्रेजेंट है? फाइन एंडोथेलियल पोर्स प्रेजेंट है, उसकी वजह से उसको ज्यादा ही अलग वे में परमिएबल है। अब यहाँ परमिएशन की जरूरत क्यों है? परमिएबिलिटी जो है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? अगर सिंपल मैं बात करूं, फिल्ट्रेशन काम हो रहा है ना, काम क्या हो रहा है यहाँ पर? फिल्ट्रेशन करे, तो डेफिनेटली अगर ज्यादा पोरस होगी तो ज्यादा अलो करेगी, परमेबिलिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा अलो करेगी इन चीजों में। ठीक है,
नाउ ये जो कैपिलरीज कितनी है बच्चों, 20 to 40 है, 20 से लेकर 40 तक की, राइट। दे आर मोर परमिएबल देन अदर कैपिलरीज ऑफ द बॉडी एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइन एंडोथेलियल पोर्स, जिसको हम कहते हैं फेनेस्ट्री, FENESTRAE, एक बार फिर से FENESTRAE, फेनेस्ट्री, एंडोथेलियल पोर्स, एंडोथेलियल पोर्स को हम कहते हैं, ठीक है। नाउ दीज कैपिलरीज अराइजेस फ्रॉम द अफरेंट आर्टरियोल्स, जो डायमीटर में ज्यादा होती है, एंड इट विल जॉइन टू फॉर्म इफरेंट, दैट इज लेसर इन डायमीटर, मैंने आपको बताया था। क्लियर चीज, बहुत आसान है, राइट। यहाँ पर मैंने आपको इससे पहले वाले स्ट्रक्चर में आपको एफरेंट इफरेंट दोनों चीज मैंने आपको बताई थी, राइट। तो एक हो गया ये बाउमेंस कैप्सूल, ठीक है। सेकेंड अगर इसी में बात करें, ये अगर हम बात करें कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की बात करें, तो एंडोथेलियल लाइनिंग जो होती है ग्लोमेरुलस कैपिलरीज की, राइट, इसकी जो है एंडोथेलियल, यहाँ पर जो लाइन है, माउस पॉइंटर पे फोकस होगा, आप सभी का माउस पॉइंटर पे फोकस होना चाहिए बच्चों। ये जो ग्लोमेरुलस है, राइट, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, उसकी कैपिलरीज देखने को मिलेगी नीचे, राइट। बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, वहां पोडोसाइट का लेयर होगा पूरा, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, राइट, बाउमेंस कैप्सूल में। ये सब मिलके फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनाते हैं। क्या बनाएंगे, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ओके, ये जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है ना, उसका फंक्शन है फिल्ट्रेशन करना। तो ये नंबर 1 हो गया। फिर सेकंड यहाँ पर है पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिप्यूल्स। सो आपको दिख ही रही है, एक सिंपल लाइन लाइक स्ट्रक्चर है, तो आई कैन दे लाइंड विद द कोलुमनर एपिथेलियम। इसके अंदर क्या है, कोलुमनर एपिथेलियम प्रेजेंट है थ्रू द सेल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई। सिलिया की बात नहीं कर रहा हूं, इट विल अपीयर टू बी क्यूबॉइडल, एक क्यूबॉइडल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में देखने को मिलेंगे। माइक्रोविलाई है यहाँ पर, मैं सिलिया की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत ज्यादातर बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो पीसीटी है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, उसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है, दैट मींस सिलिया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, राइट। नाउ दिस स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम ऑफ पीसीटी दैट इज नोन एज ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रश बॉर्डर, ये वाला जो पोर्शन एरिया है दैट इज नोन एज ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। अब ये क्या करेगा, इट विल इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। अब बच्चों एब्जॉर्प्शन का काम है, अगर सरफेस एरिया बढ़ गया तो अच्छी बात है ना, ज्यादा फिल्ट्रेशन होगा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगा, राइट। तो ये हो गया पीसीटी। अब नीचे आइए तो नेफ्रॉन लूप आपको देखने को मिलेगा, इसका दूसरा नाम अभी मैंने बताया हेनलेस लूप। हेयर पिन लाइक, दो लिम्स है, एक डिसेंडिंग और एक असेंडिंग, एक डिसेंडिंग नीचे की ओर आ रही है, एक असेंडिंग ऊपर की ओर जा रही है। डिसेंडिंग लिम्स जो होती है, इट इज लाइन विद द फ्लैट सेल्स, इसमें क्या प्रेजेंट है, फ्लैट सेल्स प्रेजेंट है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। दिस एपिथेलियम इज परमिएबल टू वाटर बट इम्परमिएबल टू सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब क्या बच्चों, सोल्ट। सोडियम क्लोराइड समझते हैं, सोल्ट है, सिंपल। सोडियम क्लोराइड मतलब सोल्ट। तो ये सोल्ट जो है उसकी मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर इम्परमिएबल है सोल्ट, राइट। अब अगर हम इसमें बात करें एसेंडिंग लीव की बात करें, तो जो एसेंडिंग लीव है, पहले तो ये समझ में आ गया डिसेंडिंग के बारे में। तो डिसेंडिंग जो है वाटर के लिए परमिएबल है, राइट, मतलब वाटर को आने जाने देगी, लेकिन सोडियम क्लोराइड जो है सोल्ट जो उसको आने जाने नहीं देगी, राइट। नेक्स्ट एसेंडिंग लिम्ब की बात करें, एसेंडिंग लिम्ब ऑफ द हेनलेस लूप, दिस वन, इट इज लाइंड विद द क्यूबॉइडल सेल्स, particularly thick portion होता है यहाँ पर। so it is permeable to sodium but impermeable to water। उल्टा हो गया बच्चों, उल्टा हो गया। एसेंडिंग जो है, हाँ सर यस, वो ऊपर से ही नहीं आने देगा सोल्ट को, तो यहाँ एसेंडिंग में कैसे जाएगा? समझा। देखो यहाँ से वाटर भी आ रहा है और सोल्ट भी आ रहा है इस ट्यूब में नीचे, ठीक है, डिसेंडिंग में, क्लियर। अब इस ट्यूब में वाटर प्लस सोडियम दोनों है, सोडियम क्लोराइड, लेकिन वाटर के लिए परमिएबल है, मतलब ये ट्यूब जो है एसेंडिंग सॉरी डिसेंडिंग वाली, वो वाटर को बाहर निकाल सकती है, यानी कि रीएब्जॉर्प्शन हो सकता है यहाँ पर बच्चों। तो वाटर यहाँ से बाहर जा सकता है, लेकिन
सोडियम क्लोराइड यहाँ एज इट इज रहेगा, और वो यहाँ से यू टर्न मार के जब वापस एसेंडिंग में चढ़ेगा तो यहाँ वो बाहर निकल सकता है, वाटर बाहर नहीं निकल सकता। तो पहले वाले फेज में वाटर वाटर रीएब्जॉर्ब हो गया, अगर गलती से वाटर यहाँ पर आ गया है ज्यादा तो वापस रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन सोल्ट आगे बढ़ेगा। अब सोल्ट की कमी है, रिक्वायरमेंट है वापस, तो बॉडी यहाँ से सोल्ट को वापस बुला सकती है बॉडी के अंदर डिसेंडिंग से। ये फंक्शन है दोनों का, लेकिन वाटर वेस्ट में ही जाएगा, क्योंकि वाटर की जरूरत होती है तो यहाँ पर डिसेंडिंग में से ही वो ले लेती, आगे की जरूरत नहीं पड़ती, राइट? ऐसा होता है। नाउ वेना रेक्टा, सॉरी वासा रेक्टा जो है यहाँ पर, विच इज प्रेजेंट अराउंड द एंडलेस लूप, यहाँ जो आपको देखने को मिलेगी वासा रेक्टा। थोड़ा और आगे इस साइड आते हैं, सी दिस वन, ये वासा रेक्टा है। यहाँ दिख रही है आपको बीच में ये वाली यू स्लाइटली येलोइश टाइप का स्ट्रक्चर है ना, ये है हमारा एंडलेस लूप, उसके ऊपर आपको ये दिख रहा है वासा रेक्टा। सो द वासा रेक्टा प्रेजेंट अराउंड द एंडलेस लूप ऑफ juxtamedullary nephron, that is absent in the cortical nephron। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में चीज एब्सेंट होती है, ठीक है। दो पार्ट हो गया। नंबर 3 पे आते हैं, डीसीटी पे आते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दिस वन डीसीटी। इट इज लाइंड विद द क्यूबोइडल एपिथेलियम। पहली बात तो बनता किससे? क्यूबोइडल एपिथेलियम से बनता है। एंड द सेल्स ऑफ दिस एपिथेलियम डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड माइक्रोविलाई। यहाँ माइक्रोविलाई अच्छे से डेवलप नहीं होगी बच्चों, माइक्रोविलाई जो है प्रॉपरली डेवलप नहीं होती है, राइट? एंड इट इज परमिएबिलिटी की अगर हम बात करें, सो परमिएबिलिटी ऑफ दिस एपिथेलियम कैन बी अल्टर्ड बाय द एक्शन ऑफ द एल्डोस्टेरोन एंड वासोप्रेसिन, दैट इज एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, हार्मोन की बात कर रहा हूं, ठीक है? उससे हम इसको रिवर्ट कर सकते हैं परमिएबिलिटी को, राइट? और लास्ट में आती है हमारी दिस वन, कलेक्टिंग डक्ट। So the collecting ducts of different nephrons join to form collecting duct. Right. The water absorption occurs both from tubules and duct. कहां से हो रहा है? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स की बात कर रहा हूं मैं, कलेक्शन कर रहा है, राइट? और ये आगे भेजेगा यूरेटर को। तो यहां हमने ये स्ट्रक्चर किसका पढ़ लिया? नेफ्रॉन का पढ़ लिया। हमने किडनी का पढ़ लिया, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया। हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन हो रहा है वो है यूरिन फॉर्मेशन। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है? वो है यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन जो टॉपिक है वो हम हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है? एक बार इसको रिवाइज करिए अपनी एनसीईआरटी से। कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं एनी टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स? सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? अच्छा एक चीज और, कोई जाएगा नहीं अभी?